सुनो अंजलि, कल हैदराबाद से भाई और भाभी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं तो आए। मैं क्या मना करती हूँ। तुम मना कर भी कैसे सकती हो अंजलि? वो मेरे सगे भाई भाभी हैं। इस घर पर उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा। लो, आप भी कैसी बातें करने लगे। क्या यह बात मैं नहीं जानती? आपके भाई भाभी हैं तो मेरे भी तो जेठ जेठानी हैं। शौक से आए। अगले दिन रोहित का बड़ा भाई जगत और उसकी भाभी शारदा घर आ जाते हैं। अंजलि उन दोनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और फिर कहती है, आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। अरे तुम उसकी चिंता मत करो बहू, हम खाना साथ लेकर आए हैं। ये क्या कर रहे हो भैया? भला खाना लाने की भी क्या जरूरत थी? अरे पगले, चिकन और मसाले लाया हूँ। चावल तो घर में होंगे ही। तुझे हैदराबादी बिरयानी बनवा कर खिलाऊंगा। बहुत दिन से तूने मेरे हाथ की बनी हैदराबादी बिरयानी नहीं खाई, इसीलिए पहले से ही तैयारी करके आए हैं। वाह भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। अब जल्दी से हैदराबादी बिरयानी बनाने में लग जाओ। मेरे मुंह में तो हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही पानी आने लगा है। शारदा को हैदराबादी बिरयानी बनाने में तो जैसे महारत ही हासिल थी। ऐसी बिरयानी बनाती थी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। शारदा के घर आने पर रोहित कई बार अपने दोस्तों को घर लेकर आता है और उन्हें अपनी भाभी के हाथ की बनी खास हैदराबादी बिरयानी की दावत देता है। वाह भाई रोहित, सच में मजा आ गया। भाभी जी तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनाती हैं। अरे सिर्फ बिरयानी नहीं, खास हैदराबादी बिरयानी बोल। कुछ दिन तक तो शारदा सबको हैदराबादी बिरयानी बनाकर खिलाने में व्यस्त रहती है और इस बीच अंजलि को रसोई से निजात मिली रहती है। मगर कुछ दिन बाद जब अंजलि को अपने जेठ जेठानी के लिए खाना बनाना पड़ता है तो वह झल्ला उठती है। अगर ये जेठ जेठानी रोज ऐसे ही बैठकर खाते रहे तो मैं तो इनकी नौकरानी ही बनकर रह जाऊंगी। शुरू शुरू में तो महारानी कुछ कर भी लेती थी, पर अब तो रसोई में पैर तक नहीं रखती। धीरे धीरे अंजलि अपने घर में जेठ जेठानी की मौजूदगी से पूरी तरह ऊब जाती है और फिर उन्हें घर से निकालने की जिद पर अड़ जाती है। देखो रोहित, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अपने भाई भाभी से कहो कि अपने हैदराबाद वापस लौट जाएं। हाँ, मेहमान ना एक दो दिन ही घर में अच्छे लगते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अंजलि, वो मेहमान नहीं है, वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं। वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आए हैं। अरे, अगर यही बात है तो फिर तुम रहो उनके साथ, मैं ही निकल जाती हूँ इस घर से। अंजलि के जेठ जेठानी छिपकर उनकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें अंजलि की बात का बुरा भी लग जाता है। उनका रोहित के घर में खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। जगत शारदा से कहता है, शारदा, अब हमें वापस हैदराबाद लौट जाना चाहिए। क्या कहती हो? मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ जी। यह सुनकर जगत वापस हैदराबाद जाने का पक्का मन बना लेता है और वे दोनों चुपके से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। मगर शारदा वह बहुत उदास बैठी थी। जगत उसका उदास चेहरा देखकर कहता है, क्या बात शारदा, हैदराबाद जाने का मन नहीं करता क्या? वहां सबसे कहकर आए थे कि अब हम रोहित के साथ ही रहेंगे, फिर वापस गए तो लोगों से क्या कहेंगे। तो फिर क्या करें? क्यों ना यहाँ इसी शहर में कुछ काम कर लें। यहाँ रोहित से दूर भी रहेंगे तो भी उसके आसपास होने का एहसास तो बना रहेगा ना। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब हम यहीं रहकर कोई काम कर लेते हैं। यह कहकर जगत राधा को लेकर ट्रेन से उतर जाता है और फिर दोनों अपने रहने का ठिकाना ढूंढने में लग जाते हैं। उधर रोहित उनके अचानक से गायब हो जाने के कारण हैरान और परेशान हो उठता है। सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं भाई और भाभी कहाँ चले गए। ट्रेन में बैठकर वापस अपने हैदराबाद लौट गए होंगे, भला और कहाँ जाएंगे। अरे पर जाना था तो कहकर तो जाते। अब मुझे उनकी चिंता लगी रहेगी। वे दोनों समझदार हैं, नादान बच्चे थोड़ी ना हैं जो कहीं खो जाएंगे। आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। जगत और रजनी कई दिनों तक शहर की सड़कों पर भटकते रहते हैं और फिर एक दिन भूखे प्यासे एक ढाबे पर आते हैं। भाई, खाने में क्या है? भाई, मेरे ढाबे पर हैदराबादी बिरयानी बनती है, खाना है तो बैठो। हाँ, खाना है भाई, 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। यह कहकर जगत और शारदा ढाबे में आकर बैठ जाते हैं और तभी ढाबे वाला उनके सामने बिरयानी रखकर चला जाता है। शारदा बिरयानी चखकर कहती है,
इस बिरयानी का तो कोई स्वाद ही नहीं है। अरे जैसी भी है खा लो शारदा। भला तुम्हारे हाथ से बनी हैदराबादी बिरयानी का स्वाद सब जगह थोड़ी न मिल सकता है। जगत और शारदा की बातें सुनकर ढाबे वाला कहता है, क्यों भाई, तुम्हारी पत्नी ऐसी कौन सी हैदराबादी बिरयानी बनाती है जो तुम इनकी इतनी तारीफ कर रहे हो? भाई पूछो मत, मेरी पत्नी ऐसी हैदराबादी बिरयानी बनाती है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। ऐसी बिरयानी तो कोई बना नहीं सकता। ऐसी बात है क्या? भाई मेरा नाम गोपी है। अगर आपकी पत्नी ऐसी लाजवाब बिरयानी बनाती है तो आप लोग मेरे ढाबे पर बिरयानी बनाओ। अगर ग्राहकों को भा गई तो मैं तुम्हारी मौज कर दूंगा। ढाबे वाले गोपी के ये बोल सुनकर जगत और शारदा मन ही मन बहुत खुश होते हैं। भाई काम तो हम कर लेंगे, पर हमें रहने का ठिकाना भी चाहिए। अरे भाई उसकी चिंता तुम मत करो। उस दिन के बाद जगत और शारदा गोपी के बिरयानी ढाबे पर काम करने लगे। शारदा के हाथों से हैदराबादी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट बनती थी कि लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। कुछ ही दिनों में गोपी का ढाबा खास हैदराबादी बिरयानी के लिए शहर भर में मशहूर हो जाता है। साथ ही गोपी की अच्छी कमाई भी होने लगती है। अच्छी कमाई होते ही गोपी के मन में लालच आ जाता है और वह जगत और शारदा से कहता है, सुनो भाई, जगत बुरा मत मानना। अब मेरा ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नहीं। तुम दोनों कहीं और जगह काम ढूंढ लो। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ? आप जो कमाई कर रहे हैं वह हमारे ही तो कारण है। अच्छा मजाक कर लेती हो। अगर मेरी अच्छी आमदनी तुम्हारे कारण है तो कहीं हैदराबादी बिरयानी का स्टॉल लगाकर बेचो, फिर देखता हूँ तुम क्या कमा लेती हो। घर का किराया तो दूर, खाने का खर्च भी ना निकलेगा, समझी? समझ गए सेठ, अब हम हैदराबादी बिरयानी का स्टॉल ही लगाएंगे। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ। देखना जो कमाया है उससे भी हाथ धो बैठोगे। जगत और शारदा गोपी का ढाबा छोड़ उनके पास जो भी पैसा बचा था उसमें हैदराबादी बिरयानी का स्टॉल लगाकर बिरयानी बेचने लगते हैं। किस्मत से यहाँ भी शारदा की बिरयानी कमाल दिखाती है। वाह जी वाह, ये बिरयानी चक्कर तो लग रहा है कि मैं सचमुच बिरयानी खाने के लिए हैदराबाद आ गया हूँ। वाह जी वाह, हमारे शहर में हैदराबादी बिरयानी का स्वाद, मज़ा आ गया। जगत और शारदा मन लगाकर काम करते हैं और शारदा की बनाई बिरयानी का स्वाद लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। कुछ ही दिनों में वे इतनी कमाई कर लेते हैं कि गोपी से भी बड़ा ढाबा बना लेते हैं, शानदार घर खरीद लेते हैं और ढाबे पर आने जाने के लिए गाड़ी भी खरीद लेते हैं। फिर एक दिन अचानक ही उनकी गाड़ी के आगे अंजलि आ जाती है। अंजलि उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे आप इसी शहर में हैं? हाँ अंजलि, हम इसी शहर में हैं और आज रोहित और तुम्हारे लिए हमने बहुत पैसा कमा लिया है। अगर आपने इतना पैसा कमा लिया है तो अपने रोहित को बचा लीजिए, वो अस्पताल में है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस हमें रोहित के पास ले चलो। रोहित गंभीर रोग से पीड़ित था और उसके इलाज का खर्च लाखों रुपए था, मगर जगत के लिए यह खर्च अब बड़ा नहीं था। इसीलिए वह रोहित का इलाज कराने में सफल होता है और इससे अंजलि को परिवार की कीमत का एहसास हो जाता है। वह अपने जेठ जेठानी से अपनी भूल की माफी मांग लेती है। उसके बाद सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। खुशबू के पिताजी बहुत सख्त थे, इसीलिए घर में सब अनुशासन में रहते थे। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना उन लोगों का नियम था। खुशबू शादी के बाद जब ससुराल गई तो सुबह 5 बजे ही उठ गई। वह बोली, यहाँ तो सब अभी तक सोए हुए हैं, अभी रजत भी नहीं उठे, क्या करूं? एक काम करती हूँ, नहा धोकर किचन में चली जाती हूँ, जब तक सब उठेंगे मैं नाश्ता बना लूँगी। आधे घंटे बाद खुशबू किचन में चली गई। उसने नाश्ते में चाय और आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लिए, लेकिन 7:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं उठा। खुशबू ने सोचा, हे भगवान, अभी तक कोई भी नहीं उठा, कितना सोते हैं ये लोग। लगता है कुंभकर्ण के नाती हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। अगर नाश्ता ठंडा हो गया तो मेरी तो डांट पड़ जाएगी। आज तो वैसे भी इस घर में मेरा पहला दिन है। एक काम करती हूँ,
मैं जाकर सासू माँ को जगा देती हूँ। क्या पता शादी की थकान के कारण आंख न खुली हो उनकी। खुशबू धीरे से मीना के कमरे में गई। देखा तो उसके सास और ससुर दोनों सोए हुए थे। खुशबू धीरे से मीना को हिलाते हुए बोली, मम्मी जी उठ जाओ, नाश्ता बन गया है। मीना नींद में कंबल फेंकते हुए उठी और जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। खुशबू ये सब देखकर डर गई और बोली, मम्मी जी, मैं हूँ खुशबू। मीना आंखें मलते हुए बोली, अरे खुशबू, अरे तुम इस समय हमारे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी जी 8 बजने को हैं, उठ जाओ। मैंने तो नाश्ता भी बना लिया है, वो ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, 8 बजे कौन नाश्ता करता है? हमारे घर में 10 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। जाओ सो जाओ और 9 बजे उठना। हाँ। खुशबू चुपचाप वहां से चली गई। उसने देखा कि उसकी दोनों जेठानियां रूपा और कांता भी अभी तक सोई हुई हैं। 10 बजे तक नाश्ता ठंडा हो चुका था। ये क्या है बहू, तुम्हारे घर में क्या नाश्ता रात में ही बन जाता है? लगता है जैसे बासी पराठे खा रहे हो। और चाय, इसकी तो रंगत ही खत्म हो गई है। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ सब नाश्ता देर से करते हैं। मुझे नहीं करना ठंडा नाश्ता, ले जाओ सब यहाँ से। रुको मम्मी जी, मैं गरम बना कर लाती हूँ। बेचारी खुशबू, उसकी तो सारी मेहनत ही खराब हो गई थी। वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। खुशबू, जरा सी बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से तुम भी देर से उठना। तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि तुम्हें देर तक सोने को मिलेगा। रजत, मैं इतनी देर बिस्तर पर नहीं रह सकती। मुझे सुबह 5 बजे उठने की आदत है। पापा कहते थे कि देर तक सोने से घर की बरकत चली जाती है। खुशबू, मैं इन सब लोगों को नहीं बदल सकता, इसलिए तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। और अगर मैं इन लोगों को बदलने की कोशिश करूं तो? तुम्हारी मर्जी। खुशबू को तो ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ब्रेकफास्ट 10 बजे, लंच 3 बजे और डिनर 12 बजे। पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन अब तो ये रोज की आदत होने लगी। खुशबू को जल्दी भूख लगने लगती और नींद भी आने लगती। कई बार तो वह भूखी ही सो जाती। ये क्या बहू, कुछ काम ना करना पड़ जाए इसलिए जल्दी सो जाती हो? अब तुम नई नहीं रही। दोनों बड़ी बहू भी तो हैं जो रात के 1-1:30 बजे तक रसोई में लगी रहती हैं। खुशबू सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जो इस घर के लोग 8 बजे ही डिनर करना शुरू कर दें। उसकी नज़र सामने टंगी रजत के दादा दादी की तस्वीर पर गई। वह बोली, दादाजी, दादी जी, आपके पोते की बहू पर इतना अत्याचार हो रहा है, आप ही कुछ मेरी मदद कीजिए। खुशबू को उन्हें देखकर कुछ विचार आया और वह मुस्कुराने लगी। वह दौड़कर रजत के पास गई और बोली, रजत, घर में सब डिनर जल्दी करना शुरू कर दें, इसलिए मुझे एक नाटक करना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? कैसा नाटक? भूत बनने का नाटक। आप प्लीज बस मुझे मारना मत। क्या पता भूत समझकर मारना शुरू कर दे मुझे। पता नहीं खुशबू, तुम क्या करने वाली हो। एक दिन रात के 12 बजे तीनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही थीं। तभी खुशबू फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। कभी वह हंसती, कभी वह रोती। उसे देखकर सब डरने लगे। वो इस तरह से कर रही थी जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया हो। दोनों बड़ी बहुएं जल्दी से मीना के कमरे में भागी। रूपा बोली, मम्मी जी जल्दी से चलो, खुशबू के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है। मीना डरते हुए बोली, प्रेत आत्मा का साया? ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मम्मी जी सब यहीं पूछ लोगी या हमारे साथ रसोई में चलकर भी देखोगी? सब लोग रसोई में गए तो देखा कि खुशबू बाल खोलकर हंसते हुए बैठकर खाना खा रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर मीना भी डर गई और डरते हुए बोली, बहू, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों खा रही हो? खुशबू थाली फेंकते हुए बोली, बहू नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझी? मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। और तुम
ऐसे मुंह उठाए कैसे आ गई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बराबर में तुम्हारे ससुर जी भी बैठे हैं? जल्दी घूंघट निकालो, वरना तुम्हारी सूरत बिगाड़ दूंगी। मीना ने जल्दी से घूंघट निकाल लिया। उसने धीरे से रूपा से कहा, बहू जल्दी जा, रजत और उसके पिताजी को बुला ला, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में सब यहीं इकट्ठे होने वाले हैं। तुम लोग 12 बजे डिनर करते हो ना? मैंने तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था मीना बहू। जब मैं जिंदा थी तो 8-9 बजे खाना खा लेते थे सब। डिनर करते और बनाते समय हमारी तरफ भी नहीं देखते। जानती हो, मैं और तुम्हारे ससुर जी वहां ऊपर स्लैब पर बैठे रहते हैं। क्या तुम जानती नहीं कि 12 बजे भूतों के खाने का समय होता है, इंसानों का नहीं? और तुम हमें पूछती भी नहीं। तीनों सास बहुएं डर के मारे थर थर कांप रही थी। सासू माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि 12 बजे भूतों का समय होता है? आज के बाद हम 12 बजे डिनर नहीं करेंगे। मीना बहू, डिनर तो 12 बजे ही करना, लेकिन क्या सासू माँ? मैं नाराज हूं। परिवार होते हुए भी हम अकेले यहाँ बैठे रहते हैं और तुम सब वहां बैठकर डिनर करते हो। चलो, तुम मेरे साथ चलो, वहां सब भूत साथ बैठकर डिनर करेंगे, तब बड़ा मजा आएगा। ये कहकर खुशबू बहुत तेज हंसने लगी। रजत और उसके पिताजी भी आ गए। खुशबू को ऐसे देखकर थोड़ा सा डर उन्हें भी लगा। दादी, आप कब से हो हमारे घर में? बेटा, मैं गई ही कहाँ थी। मैं तो रोज रात को 12 बजे रसोई में आ जाती हूँ और जब तुम लोग खा लेते हो तो चली जाती हूँ। बच्चों को खाते देख पेट भर जाता है हमारा। सासू माँ, आप अब जाओ। आज के बाद हम 8 बजे ही डिनर कर लिया करेंगे। मेरी बहू को छोड़ दो। उसके कुछ देर बाद खुशबू नॉर्मल हो गई। बहू तुम ठीक तो हो ना? खुशबू आंखें खोलती हुई बोली, हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? और आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? खैर, ये सब छोड़ो, अब बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मीना का ध्यान स्लैब पर गया, जहां अभी अभी उसकी सास के भूत ने बताया कि वो दोनों वहां बैठे रहते हैं। घड़ी में देखा, ठीक 12 बजे थे। वह बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है। और सुनो सब, कल से डिनर जल्दी बना लेना। अभी सुना ना, तुम्हारे दादी दादा को 12 बजे डिनर करना पसंद नहीं है। उसके अगले ही दिन से 12 बजे डिनर करना छूट गया। दादी माँ के भूत, अब तो खुश हो ना? तुमने अपनी बुद्धि से सब ठीक कर लिया। आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये नियम कभी नहीं तोड़ पाती। आप बहुत अच्छे हो रजत। वो तो मैं ही हूं, लेकिन तुम भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं हो। ये सुनकर खुशबू रजत के गले लग गई और चैन की नींद सो गई। उसके बाद से अब उनके घर में शाम को सब जल्दी खाना खाकर सोने लगे और सुबह जल्दी उठने लगे।